स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MJ क्लासेस के अंदर। और आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब्स एंड देयर हिंदी मीनिंग्स, यानी कि अंग्रेजी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनका हिंदी में क्या अर्थ होता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम हिंदी वाक्य देखते हैं तो हम उस वाक्य में कुछ चीज़ें आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हम पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे या वर्ब भी हम पहचान लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आज हम जब इन सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स को अगर हिंदी में पहचान लेंगे या जान लेंगे तो फिर ये समस्या आपके लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, क्योंकि 3 टेंस होते हैं जिसमें पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हम उसकी हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। तो डू का हिंदी अर्थ होता है ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। जैसे हमने देखा कि मैं पढ़ती हूँ, अगर हम यहाँ पर कोई वाक्य आता है जैसे पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, 7 में पढ़ती हूँ, 10 में पढ़ती हूँ, तो लास्ट में क्या आया यहाँ पर ती हूँ, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इसी को हम अंग्रेजी में डू कहेंगे। फिर देखते हैं कि डू का अर्थ होता है ता हूँ। अगर हमें लिखना हो कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया, पढ़ता हूँ। अगर पढ़ता हूँ आया है तो यहाँ पर ता हूँ इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम, डू। यानी कि इस वाक्य को अगर हम हिंदी में अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हमारी डू होगी। इसके बाद है डज। अब डज में क्या होगा कि डज के अंदर हमें हिंदी में अर्थ होगा ता है या ती है। इट मीन्स जैसे कि मेरा दोस्त रोजाना स्कूल जाता है। अब रोजाना स्कूल जाता है तो इसके अंदर लास्ट में क्या है कि जाता है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो ताहे है और इसको हम कहेंगे डज। इसी प्रकार से हम होता है जैसे इज, इसका मतलब है और होता है। देखो ताहे और होता है में फ़र्क है। होता है कि में सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा जैसे दूध का रंग सफ़ेद होता है। अब यहाँ पर देखो सफ़ेद होता है, अब यहाँ पर पूरी की पूरी सेंटेंस है होता है, ये पूरी पूरी हेल्पिंग वर्ब है और इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम इज। ये वैसे ही जैसे हम कहें कि भैंस काली होती है तो यहाँ पर काला होना तो होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसकी जो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब होगी वो होती है। इसी प्रकार से देखते हैं हम एम। एम में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है क्योंकि एम में सिर्फ यही आएगा हूँ। जैसे मैं लड़का हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एम। लेकिन हम देखते हैं कि आर। आर का मतलब क्या है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर हैं या होते हैं। तो हम यूँ कहें कि सभी लड़के बुरे नहीं होते हैं, या कहें सभी व्यक्ति बुरे नहीं होते हैं या होते हैं। तो ये जो वाक्य है लास्ट में कि बुरे होते हैं, तो सारे के इस हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से यूँ कहें कि वे सब लड़के अच्छे हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैं, यानी कि आर का प्रयोग करेंगे। हैं यहाँ के हिंदी वर्ड है और इसको हम अंग्रेजी में आर बोलेंगे। इसी प्रकार से हैज़, इसमें थोड़ा सा स्पेशल है कि हैज़ वहाँ पर प्रयोग करते हैं हम जब कोई काम अभी भी हुआ है। जैसे हम यूँ कहें कि अगर हमारा हिंदी वाक्य है कि वह अभी अभी स्कूल गया है, तो ये अभी अभी स्कूल गया है इसका मतलब है कि अभी अभी यानी काम पूरा हुआ है अभी भी, तो इसको हम बोलेंगे रिसेंटली इंग्लिश में। और यहाँ पर अगर रिसेंटली वर्ड आता है तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगा हैज़, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह अभी स्कूल गया है। ये लास्ट में आ रहा है, देखो यहाँ पर या है, या अगर वो लड़की है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये है। इसका मतलब वो अभी भी काम हुआ है और वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हैज़ करना है। और हम ग्रामेटिकल भाषा में हैज़ का मतलब होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुके हैं तो है में आ जाएगा, लेकिन चुका है, चुकी है प्रयोग करते हैं। लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में हम चुका है, चुकी का प्रयोग नहीं करते, हम नॉर्मली या ही का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये सेंटेंसेस में आपको लास्ट में दिखाई देता है तो वहाँ पर श्योरली के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ ही होगी। अब देखते हैं आगे हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैव। हैव का मतलब होता है चुके हैं। अगर बहुवचन हमारा करता तो चुके हैं आ जाएगा और या फिर ये हैं आ जाएगा। जैसे वे अभी स्कूल
गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम यूँ लिखेंगे स्कूल गए हैं, तो यानी कि ये काम अभी भी हुआ है, तो लास्ट में हमारे क्या मिला, ये हैं। ये हैं ही हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी इस तरह से। और इसको हम बोलें हैव। हैव में क्या होगा कि इसका अर्थ होता है ये हैं या चुके हैं। चुके हैं ग्रामर के रूप से होगा, और ये हैं हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे वो सभी अभी स्कूल गए हैं। अब अभी अभी स्कूल गए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी अभी स्कूल गए हैं। तो गए हैं का मतलब ये काम अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिसेंटली। और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैव अंग्रेजी में। या फिर हम ये कहेंगे कि वो पहले से ही, यूँ कहें कि वो पहले से ही स्कूल जा चुके हैं। अब जो काम पहले से हो चुका है यानी ऑलरेडी हो चुका है, पहले से जा चुके हैं, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब तब भी क्या हो जाएगी, हैव। क्योंकि इस वाक्य के लास्ट में कह रहे हैं स्कूल जा चुके हैं, तो ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, तीनों प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और अगर हमें सिर्फ मिल रहा है चुके हैं, तो हमें वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब करना पड़ेगी यूज़ हैव। अब आगे है हैज़ बीन। हैज़ बीन में क्या है कि इसमें टाइम का होना पाया जाता है। इट मीन्स जैसे वह 2 घंटे से सो रहा है, 2 घंटे से सो रहा है, यानी कि से और फिर उसके बाद वर्क और फिर ये रहा है। इस प्रकार का अगर वाक्य कोई भी हो जिसमें टाइम हो और काम का चलना पाया जाए, वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग होगा। से या कोई लड़की है तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे फिर से रही है, यानी कि वो 2 घंटे से सो रही है, तो वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन। इसी प्रकार से अगर हमारा कर्ता बहुवचन हो तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी हैव बीन। जैसे वह 5 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये से को मिलाया पढ़ रहे हैं, ये दोनों मिलकर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी और वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव बीन। तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब हुई प्रेजेंट टेंस की। ये चलते हैं डिड के ऊपर। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही डिड, और डिड का मतलब होता है हिंदी में या था, या था, ये थी, और या ये, या आइए, या ता था, ती थी, और आइए। आइए यहाँ पर कोई स्पेशल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सिर्फ इन सब का एक मिश्रण है। इन सबको मिलाकर शॉर्ट फॉर्म बना दी गई है, जिसका मतलब होता है आइए। यानी कि यहाँ से आ लिया हमने, यहाँ से हमने ई ली, और ये यहाँ से ले लिया है, तो इसका बन गया आइए। इट मीन्स आइए में से अगर एक भी अक्षर आपको किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में दिखाई देता है, तो फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब निश्चित तौर पर डिड हो जाएगी। अभी कैसे होगा देखते हैं। हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं कल मूवी देखने गया था, तो लास्ट के अंदर यहाँ पर आया या था, तो इस वाक्य की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी। या मैं कहूँ कि मैं कल स्कूल नहीं गया था, तो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड ही होगी। इसी प्रकार से अगर वो कोई फीमेल है तो ये हो जाएगी, और अगर वो बहुवचन है तो ये हो जाएगी। जैसे वे कल घर नहीं गए थे, हो सकता है वो पार्टी मना रहे हों, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कल घर नहीं गए थे, तो इस वाक्य की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी। अगर हम ये थे नहीं लगाते हैं और सिर्फ ये कहें कि कल मैं स्कूल नहीं गया, तो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड होगी। अगर यूँ कहें कि मेरे दोस्त कल स्कूल नहीं गए, तो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड होगी। या फिर हम यूँ कहें कि उसने एक सांप देखा। अब ये वाक्य में देखो लास्ट में आ रहा है आ देखा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी। इसी प्रकार से ई का देखते हैं हम। तो ई में हो जाएगा जैसे वो कल कहीं भी नहीं गई, या वो वहाँ पर नहीं आए। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन सब में हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड ही होगी। या फिर कहें कि मैं कक्षा 6 के अंदर पढ़ता था। अब ये वाक्य कुछ ऐसा है कि जो पहले काम होता था, तो कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, लेकिन अभी तो मैं 10 में पढ़ता हूँ, या कहीं और कोई काम करते हूँ, लेकिन मैं पढ़ता था, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे यूज़ डिड, जो सब्जेक्ट के बाद में आएगी। इस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म हो गई आइए। तो हम अगर ये अक्षर कहीं भी हमें अगर दिखाई देते हैं, तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। इसके बाद आता है वाज। वाज बिल्कुल आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ था और थी ही आएगी। अब देखते हैं हम वर। वर के अंदर थे, यानी कि वर का हिंदी अर्थ होगा थे।
तो इसमें तो कोई स्पेशल बात नहीं है, नॉर्मल है। जैसे वे स्कूल जाते थे, यहाँ पर तो डिड है, लेकिन वे सब चोर थे। इस प्रकार से यही वो सब स्टूडेंट्स थे। इस प्रकार के जब अगर सेंटेंस हो तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब आती है हमारे हेड। हेड में क्या मतलब होगा? हेड का मतलब होता है चुका था, चुके थे या चुकी थी, यानी कि जो काम पहले ही हो चुका था, यानी किसी काम के होने से पहले कोई काम का हो जाना। जैसे डॉक्टर के पहले मरीज का मर जाना। यहाँ पर दो काम है, डॉक्टर का आना और मर जाना। तो इसमें क्या होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हेड, क्योंकि वो काम हो चुका था, यानी मरीज मर चुका था, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड हो जाएगी। ये यूँ कहें कि बस आने से पहले सारे के सारे मजदूर जा चुके थे, तो फिर हम यहाँ पर हेड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है हमारा हेड बीन। हेड बीन में क्या है कि टाइम आएगा, और टाइम किस तरह से आएगा कि जैसे जब वह आया हम सब 2 घंटे से खेल रहे थे, तो यहाँ पर टाइम आया और टाइम से काम चल रहा है, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड बीन हो जाएगी। कि या फिर जब वो मुझसे मिलने आया तो मैं उस समय 2 घंटे से टीवी देख रहा था, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड बीन हो जाएगी। यानी कि ये वाले अगर आते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि सारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो 2 होती है, विल और शेल। इसमें एक वचन या बहुवचन का कोई चक्कर नहीं रहता, और विल और शेल दोनों का मतलब ही होता है गा, गी, गे। इट मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मीन होगा वो होगा जैसे हम कल खेलने जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम खेलने जाएंगे तो ये काम फ्यूचर में होगा, और ये यहाँ पर आ रहा है हमारा जाएंगे, तो जाएंगे को हम बोलेंगे विल। या अगर मैं खेलने जाऊँगा तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा शेल, क्योंकि शेल का मतलब गा होता है। लेकिन अदर्स के लिए हम विल का यूज़ करेंगे, यानी कि गा, घी, गे अगर आएंगे तो हम विल का यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, उठूंगा, ये सब के लिए हम शेल का प्रयोग करेंगे। तो जिस वाक्य के लास्ट में अगर केवल गा, गे आएंगे तो वहाँ पर हम विल या शेल का प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखते हैं विल शैल बी, यानी कि इसका अर्थ होगा रहा होगा, रही होंगे या रहे होंगे। यानी कि हम अगर इस वाक्य में कुछ इस तरह से हो कि कल हम इस समय घूमने जा रहे होंगे, तो यानी कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शेल बी का, क्योंकि आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं। तो हम अगर घूमने जा रहे होंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शेल बी का। लेकिन हम यूँ कहें कि कल मेरा दोस्त एग्ज़ाम दे रहा होगा, तो यहाँ पर दे रहा होगा इट मीन्स हम यूज़ करेंगे विल बी का, केवल विल का नहीं करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से विल, शैल और हैव, यहाँ पर हैव प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये मिलकर पूरा का पूरा काम जब हो चुका होगा उसके लिए आएगी। जैसे हम यूँ कहें कि दिसंबर से पहले पहले हमारी सारी की सारी परीक्षाएं पूरी हो चुकी होंगी, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे विल हैव, क्योंकि आई और वी के साथ शेल आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी परीक्षाएं पूरी हो चुकी होंगी, इट मीन्स हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल हैव। इसी प्रकार से अगर चुके होंगे आ रहे हैं तो भी हमें विल हैव लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर खुद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कि मैं ये काम कर चुका हूँगा, तो फिर हम शेल हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद विल हैव बीन और शेल हैव बीन, इसमें जब समय जोड़ देंगे तो फिर हमारा वाक्य इस तरह से होगा से रहा होगा, से रही होंगी या से रहे होंगे। तो जब इस प्रकार के अगर शब्द हमारे हिंदी वाक्यों में आएंगे तो हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ मॉडल्स, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में सबसे पहले है कैन। अगर हमें हिंदी वाक्यों के अंत में सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हैं इस प्रकार के शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो सकता हूँ, सकती हूँ योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जैसे कि मैं भाग सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। वह आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब कर सकता है
इसका मतलब सकता है तब भी कैन ही आएगा। अब सकता है में कैन आएगा। अब ये उसकी शारीरिक योग्यता है, ये योग्यता मानसिक भी हो सकती है, ये शारीरिक हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब आगे है सकता था, सकती थी, या सकते थे, या सका, सकी, सके, ये सब अगर आते हैं तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये कैन की सेकंड फॉर्म है कि जो काम हम प्रेजेंट में कर सकते हैं तो हम उसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई काम पहले तो कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे दादाजी पहले आसानी से अखबार पढ़ सकते थे, यहाँ पर सकते थे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुड का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद है मैं का अर्थ भी वही होता है, सकता हूँ, सकती हूँ, सकता हूँ या सकता है, लेकिन यहाँ पर या तो संभावना या आज्ञा का यूज होगा तब हम मैं का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी अगर स्टूडेंट क्लास में आता है तो वो वहाँ पर पूछ लेगा मे आई कम इन सर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पर आज्ञा लेगा, इसलिए वहाँ पर मैं का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम कहें कि जैसे थोड़ी सी अगर बरसात होने का मौसम सा हो रहा है, केवल बादल हैं काले, तो हम वहाँ पर अगर ये बात कही जाती है कि बरसात हो सकती है, तो जब यहाँ पर संभावना हो तब हम मे का प्रयोग करेंगे। फिर है माइट, जब क्षीण संभावना हो और फिर भी क्या है, सकता है, सकती है, सकते हैं अगर आए, तब हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर बादल बिल्कुल भी ना हो या एक दो बादल हो और फिर भी अगर ये कह दिया जाए कि बरसात हो सकती है, तो वहाँ पर जो संभावना है वो अत्यंत क्षीण है, तो इसलिए वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। फिर आता है हमारा शुड, इसका मतलब होता है चाहिए, या हिंदी वाक्य के अंत में अगर हमें ये मिलता है चाहिए तो फिर हम वहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये चाहिए नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, जैसे कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, या हमें अपने से बड़ों के बात को मानना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पर ये जो चाहिए शब्द है इसके लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई कार्य ऐसा हो जो बहुत ज़रूरी हो, अब अगली हेल्पिंग वर्ब देखते हैं मस्ट, इसके अंदर है करना ही चाहिए, ऐसे काम जो करना बहुत ज़रूरी हो। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो उसमें हमें हानि हो सकती है, तो ऐसे काम जिसके अंदर करना ही चाहिए हो तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। या फिर कंपल्सन हो, जैसे मुझे अब घर जाना ही चाहिए, तब भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। आगे हमारा है नीड नॉट, कि जहाँ पर हिंदी के अंदर हमें ये शब्द आए कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर कल छुट्टी है तो हम ये कहते हैं कि कल आपको आने की आवश्यकता नहीं है, तो जब ये पूरा वर्ड आए कि आवश्यकता नहीं है तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड नॉट का यूज़ करते हैं। इसके बाद है डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना। अगर कभी ऐसा कोई शब्द या वाक्य हो जिसमें ये कहा गया हो कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तो हमें ये लिखना होगा हाउ डेयर यू, यानी कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें डेयर इस्तेमाल करेंगे। हैव टू, जब वाक्य कुछ इस तरह हो कि मुझे काम करना पड़ता है, यानी प्रेजेंट के अंदर जब भी कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता है, यही ये शब्द है कि मुझे ऐसा काम करना पड़ता है, तो इस शब्द के लिए हमें हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो ये सब के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा हैव टू। लेकिन अगर यही कार्य पहले करना पड़ता था तो हमें हैड टू का काम हैड टू यूज़ करना होगा। जैसे जब मैं छोटा बच्चा था या जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, तो यहाँ पर ही उठना पड़ता था ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हिंदी में, और इसको हम हैड टू लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस तरह से ये शब्द थे
जिनको पहचान कर हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब्स को पहचान सकते थे। इसके अलावा एक शब्द है कि जहाँ कहीं भी अगर रहा है, रहा का मतलब होता है आई एन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम ING, और इसको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस किया जाता है। तो इसका मतलब अगर कहीं पर जैसे सो रहा तो स्लीपिंग हो जाएगा, और अगर पढ़ रहा तो रीडिंग हो जाएगा, यानी ING का मतलब होता है रहा। इस तरह से इन शब्दों को अगर हम एक बार याद कर लेंगे तो हिंदी वाक्य कोई सा भी हो, उसके आखिर में देखते हम पहचान जाएंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।